आज एक नए खौफनाक वाकये के साथ मौजूद हूँ। ये वाकया आज से 10 साल कब्ल पेश आया। वाकया मनओन पेश खिदमत है। 2010 की बात है। मैं इन दिनों उम्मान में था। मेरा तालीमी रिकॉर्ड मेडिकल से ताल्लुक़ रखता था, मगर पैसों की कमी ने मुझे दरमियान में रोक दिया था। उम्मान आने की वजह एक नौकरी थी जो कि मैं रद्द नहीं कर सका, मगर कुछ ही माह में वो नौकरी खत्म हो गई। अब वापस जाने की ना हिम्मत थी ना पैसा। जानने वालों ने समझाया कि कोशिश करो नौकरी मिल जाए, वरना अगले माह वापस भेज दिए जाओगे। मैं हर मुमकिन कोशिश करने लगा। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। एक सुबह मैं चाय पी रहा था कि दोस्त जिसके घर था मेरे पास आया और बोला, यार हसन, एक नौकरी मिली है, करोगे? मेरे जिस्म में जैसे जान पड़ गई। फौरन बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। वो बोला, पहले सुन लो कैसी नौकरी है। मैंने इसकी सूरत देखी तो वो संजीदा और थोड़ा परेशान था। मैंने इसके हाथ पे हाथ रखा और कहा, जैसी भी है बताओ, परेशान क्यों हो? वो संभल गया और कहने लगा, एक अस्पताल में जॉब है, लेकिन एक मसला है। मैं खुशी और हैरत से उसे देखने लगा। बात यह है कि नौकरी मुर्दा खाने में है। किसने रुक रुक कर कहा, मुर्दा खाने में? मैंने एकदम परेशान होकर पूछा। हाँ दोस्त, उन्हें एक डॉक्टर की जरूरत है जो पोस्टमार्टम करने में असिस्ट करे। इसने तफसील बताए। मैं तजब्जुब के आलम में इसका मुंह देखने लगा तो उसने समझाया कि पैसे भी काफी अच्छे हैं और एक कमरा का घर भी मिलेगा। मरते क्या ना करते हाँ करनी पड़ी। अगले दिन मैं इसके बताए हुए पता पर अस्पताल पहुंच गया। यह कदीम तर्ज का बना हुआ अस्पताल था। इमारत मजबूत और सुर्ख पत्थर के बरामदे थे जिनमें कतार दर कतार खूबसूरत फूलों के पौधे लगाए गए थे। इमारत में बाग था जिसमें एक दो आदमी माली का काम करते दिखाई दिए। काउंटर पे मेरा इस्तकबाल एक नर्स ने किया और मुझे एक सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अलबाकर के कमरे में भेज दिया। कुछ देर बाद ही वो डॉक्टर चला आया। बहुत तपाक से मिला और गर्मजोशी से हाथ मिलाया। इंग्लिश में मुझे बताया कि मुझे लाश को चीरना फाड़ना नहीं है, बस हमारे पोस्टमार्टम के डॉक्टर को असिस्ट करना है, क्योंकि साबिका असिस्टेंट अपने वतन वापस जा चुका है। वो मुझे लेकर लंबे कॉरिडोर से होता हुआ बाईं जानिब मुड़ गया और आखिरी कमरे के पास पहुंचकर रुक गया। कमरे का दरवाजा खासा बड़ा था। इसके ऊपर एक तख्ती लगी थी जिस पे अरबी जबान में अल-मशरहा लिखा था, जिसके मानी मुर्दा खाना है। मैंने एक लंबा सांस खींचा और डॉक्टर मोहम्मद अलबाकर के पीछे इस कमरे में दाखिल हो गया। ये जगह एक कमरा ना थी, एक हाल कमरा था जिसके दो हिस्से थे। एक हिस्सा में पोस्टमार्टम का मेज और औजार थे। सैकड़ों दवाइयां एक शीशे की अलमारी में रखी थी। उनके सामने वाली दीवार में शीशा लगा था जिससे दूसरा हिस्सा साफ दिखाई देता था। इस हिस्से में कुछ स्ट्रेचर नुमा बेड बिछे थे जिनकी तादाद 6 थी। सामने की आखिरी दीवार में केबन लगे थे जिनमें कुछ पे तहरीरी नोट चिपके थे। उन केबनों में मुर्दा लोगों को रखा जाता था। स्ट्रेचर नुमा बिस्तरों में से 3 पे सफेद चादर के नीचे लाशें मौजूद थी, जबकि 3 बिस्तर खाली थे। मेरा मुर्दा खाने में यह पहला मौका था। मैं कम हिम्मत नहीं था, मगर ऐसे दूसरी दुनिया में चले जाने वालों के खाली जिस्म अजीब सा खौफ तारी कर देते हैं। एक तरफ कुर्सी मेज लगी थी, बाईं जानिब एक दरवाजा था जो वॉशरूम था। हमारे अंदर दाखिल होने के 1 मिनट बाद ही वहां से एक डॉक्टर साहिब तौलिया से हाथ पोंछते बरामद हुए। मेरा तारुफ हुआ तो वो खुशी से उर्दू में बोले, मैं भी पाकिस्तान से हूँ, पिछले 12 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरा नाम तुफैल है। हसन, मैंने मुख्तसर सा तारुफ करवाया। फिर रस्मी कार्रवाई के बाद मेरा वहाँ तकर्रुर हो गया। अच्छी तनख्वाह के साथ एक कमरे का घर भी, जो एक फ्लैट था, मुझे दिया गया। इसकी चाबी अगले हफ्ता मिलनी थी। बस तब तक मुझे काम समझना था और साबित करना था कि मैं अहल हूँ। डॉक्टर तुफैल बहुत मिलनसार इंसान थे। उन्होंने मुझे समझाया कि काम कोई अच्छा बुरा नहीं होता, किसी भी काम को बुरा शगुन ना समझ, और ये कि अस्पताल के हेड मुझसे 2 दिन बाद मिलेंगे और डॉक्टर तुफैल की रिपोर्ट के मुताबिक मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। मैंने दिल से काम करने का इरादा कर लिया।
शाम तक वो तीनों लाशें अपने अपने लवाहिकीन के जरिए ले जाई जा चुकी थीं और मेरी घबराहट भी कम हो गई थी। ड्यूटी रात 9 बजे खत्म होना थी। इसके बाद जो लाश भी आती वो केबिन में रखी जाती और उस पे नोट लिख दिया जाता। सुबह डॉक्टर तुफैल 8 बजे आकर इसको देख लेते थे। मेरा काम मुश्किल नहीं था। औजारों को जरासीम कश करना, लाश की फोटो लेना और लावारिस लाश को पैक करके केबिन में डालना। हर लाश से फिंगरप्रिंट भी लिए जाते ताकि शनाख्त में आसानी हो। इसके बाद कंप्यूटर पे इंदराज कर दिया जाता था। अगले 2 दिन खामोशी से गुजर गए। मेरी नौकरी पक्की हो गई और डॉक्टर तुफैल मेरे दोस्त बन गए। इनकी फैमिली पाकिस्तान में ही थी। छुट्टियों में वो घर जाने वाले थे। इनके पीछे काम मेरे जिम्मा आना था। ये बात सुनकर मैं परेशान हो गया। उन्होंने समझाया कि वो पिछले 3 साल से घर नहीं गए और जाने में अभी 4 माह बाकी है। तब तक मैं काम सीख लूंगा और ये जिम्मेदारी आसानी से उठा लूंगा। मैं ना चाहते हुए भी राजी हो गया। इस वक्त में नहीं जानता था कि आने वाले हालात मेरे लिए क्या लेकर आएंगे। काम करते करते 1 माह होने लगा। एक दिन डॉक्टर तुफैल बोले कि आज एक लाश का पोस्टमार्टम में करूं, ताकि वो देख सके कि मुझे काम कितना समझ आया है। मैं गड़बड़ा गया। वो बोले, ए घबराओ मत, मैं साथ हूं। जहां तुम समझ ना पाओ मैं संभाल लूंगा। मैं राजी हो गया। मगर इस दिन कोई लाश नहीं आई। मैंने शुक्र अदा किया। वो दिन क्या, अगले 3 दिन तक कोई लाश नहीं आई, मगर नौकरी तो नौकरी थी। जाना आना वक्त पे होता रहा। चौथे दिन जब मैं सुबह 7:30 बजे अस्पताल पहुंचा तो मुर्दा खाने के बाहर पुलिस वाले खड़े थे। इनसे मालूम हुआ एक लाश आई है और उन्हें जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। मैंने दोपहर तक का वक्त लिया और उनके जाने के बाद धड़कते दिल से अंदर दाखिल हुआ। मुर्दा खाने में खामोशी छाई हुई थी। डॉक्टर तुफैल के आने में वक्त था। तमाम चीजें अपनी जगह पे थीं, मगर एक स्ट्रेचर पे चादर ढके लाश लेटी थी। मैंने आहिस्ता से चादर उठाई और लड़खड़ा कर पीछे हटा। इसमें एक जवान लड़की की लाश पड़ी थी। लड़की का मुंह खुला था और आंखें भी, नीली आंखें जो मुसलसल देख रही थीं। इसके चेहरा से लगता था कि उसे मेरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। इसी दम एक आहट हुई और मैं उछल पड़ा। आहट सुनते ही मैं उछल पड़ा और चादर मेरे हाथ से निकलकर लाश के चेहरे को छुपा गई। मैंने मुड़कर देखा तो एक कंपाउंडर खड़ा था। इसने अरबी में कुछ कहा जो मेरी समझ में नहीं आया। मैंने इंग्लिश में बात करने का कहा तो वो बस इतना समझा सका कि डॉक्टर अलबाकर मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने एक नजर हाल कमरे पे डाली और लाश का चेहरा अच्छी तरह ढांप कर मैं उसके पीछे चल दिया। कॉरिडोर में एक काउंटर था, वहाँ एक मेल नर्स मौजूद था। डॉक्टर अलबाकर अपने कमरे में मौजूद थे। उन्होंने शुस्ता अंग्रेजी में मुझे बताया कि डॉक्टर तुफैल आज दोपहर के बाद आने वाले हैं। वो डॉक्टरों की एक मीटिंग में शिरकत करने के लिए जा चुके हैं। अब दोपहर तक मुझे ही मुर्दा खाने का काम संभालना होगा। मैं इकरार में सर हिलाकर वापस आ गया। मुर्दा खाने के दरवाजे पे पहुंचकर मुझे याद आया कि वहां एक लाश मौजूद है। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं कुछ देर वहीं खड़ा खुद को मजबूत करने लगा। काउंटर पर इस वक्त कोई मौजूद नहीं था। मील नर्स वहां से शायद जा चुका था। मैंने अललुआ का नाम लिया और मुर्दा खाने में दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही मुझे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। सब कुछ अपनी जगह पे था, मगर कोई बात अलग थी। मैंने इसे अपना पहला तजुर्बा समझकर नजरअंदाज कर दिया और सीधा वॉशरूम में चला गया। हाथ धोकर मैंने जरासीम कश दस्ताने पहने और मुल्हका कमरे में दाखिल हुआ। स्ट्रेचर पर लाश मौजूद थी, मगर चादर जमीन पे गिरी थी। मेरा दिमाग चकरा गया। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैं अच्छी तरह चादर ढांप कर गया था। फिर ये जमीन पे कैसे गिर गई? अचानक मुझे वहां घबराहट सी होने लगी। मैंने खुद पे काबू पाया और दिमाग में बात आई कि शायद जाते हुए मेरे साथ ही अटक कर उतर गई और जमीन पे गिर गई होगी। मैं अपनी सोच पे काफी हद तक मुतमईन हो गया। मैंने एक प्रोफेशनल की तरह काम करना था और साबित करना था कि मैं इस जॉब का अहल हूँ। मुतमईन होने के बाद मैंने लाश का जायजा लिया। वो 20 या 21 बरस की लड़की थी।
इसका मुंह खुला था और आंखें भी खुली थीं। लाश के साथ एक कागज था जिस पे मौत से मुताल्लिक इंदराजात थे और लड़की की तस्वीर भी। तस्वीर देखकर मैं चौंक उठा। इसकी आंखों का रंग सियाह लिखा गया था और तस्वीर में भी सियाही दिखाई दे रहा था। मैंने गौर से लाश को देखा। इसकी आंखें नीली थीं। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या था। बहरहाल मैंने स्ट्रेचर निकाला और तस्वीर के लिए कैमरे के सामने ले गया। तस्वीर लेते हुए मुझे लाश का ठीक से जायजा लेने का मौका मिल गया। इसके जिस्म पे एक सफेद फराक थी जो आधी पिंडलियों को ढक रही थी। हाथों और पांव के नाखूनों में मिट्टी भरी थी। हाथों और पांव की रगों को बेदर्दी से काट दिया गया था। तस्वीर लेते हुए मुझे इसके मुंह में कोई चीज नजर आए। चिमटी की मदद से इसके मुंह से मुश्किल से एक कागज निकालने में कामयाब हुआ। हैरत से मैंने कागज खोला मगर इसमें नाकाबिल फहम जुबान में कुछ लिखा था। ये कोई तावीज नुमा चीज थी मगर वाज़े तौर इस्लामी नहीं था। मैंने सबूत के तौर पे महफूज कर लिया। मौत की वजह तो सामने आ चुकी थी। बुनियादी रगे कट जाने की वजह से वो मर गई थी। अब यह भी मालूम करना था कि कहीं कोई और चूक तो नहीं। अब लाश के फिंगरप्रिंट्स का मरहला था। जैसे ही इसके हाथों का स्कैन किया एकदम से बिजली बंद हो गई और उसी एक लम्हे के अंदर बैकअप लाइट्स जल गई। लेकिन अंदरूनी हाल में सुर्ख रंग की लाइट रोशन हुई। एक अजीब सा माहौल बन गया। मैंने लाश पे निगाह डाली और मेरा हल्क सूख गया। वो करवट के बिल लेटी थी जबकि एक लम्हा पहले वो बिल्कुल सीधी थी। करवट के बिल होने की वजह से इसका एक हाथ स्ट्रेचर से नीचे लटक गया था। मैं लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी वो उठ बैठेगी। मैंने दिल ही दिल में इत्ताल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया था। इसकी आंखें अब मुझ पे जिमी थीं। मैं एकदम घबरा कर बाहर की तरफ जाने लगा मगर दरवाजे के करीब पहुंचते ही मेरे दिमाग ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, अपनी सारी मेहनत ज़ाय कर रहे हो। मैं वहीं रुक गया। इसी वक्त बिजली रोशन हो गई। मैंने एक लंबी सांस ली और वापस पलटा। लाश करवट के बिल ही थी। मैं हिम्मत के साथ इसके करीब गया। लाश को सीधा किया, उसके फिंगरप्रिंट्स लिए और उसका कंप्यूटर इंदराज किया। इसके बाद एक पैकिंग में डाला और केबिन में रख दिया। मौत की वजह और वक्त का तयन तो डॉक्टर तुफैल ही कर सकते थे। अब उनके आने का इंतजार था। मैंने आलात तैयार किए और पोस्टमार्टम के लिए मेज भी तैयार कर लिया। इस वक्त पूरी तरह मैं काम में मसरूफ था। अचानक केबिन का दरवाजा खुल गया। मैंने चौंक कर देखा। केबिन खुला देखकर मुझे लगा वो ठीक से बंद नहीं हुआ था। मैं इसको बंद करने मुल्हक कमरे में गया। केबिन बंद करते हुए मैंने नोट किया कि लाश में कुछ गड़बड़ है। मैंने ट्रे बाहर खींची और पैकिंग की जिप खोलकर देखा लाश फिर से करवट पे थी। मैं एकदम पीछे हटा और स्ट्रेचर से अटक कर गिर गया। तमाम केबिनों के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए थे। मैं बेयकीनी के आलम में उनको देखने लगा। लाश की पैकिंग में हरकत सी हुई और मैंने आंखें बंद करके कलिमा शरीफ का विर्द करना शुरू कर दिया। मेरा दिल गर्दन में धड़क रहा था। खामोशी कान फाड़ रही थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से सांस लिया है, वो भी मेरे कान के बिल्कुल पास। मैंने घबराकर आंखें खोल दे। तमाम केबिन बंद थे, सिर्फ लाश का केबिन खुला था। मैंने हिम्मत की और उठकर खड़ा हो गया। कमरे में कोई ना था। एसी के बावजूद मेरे माथे पे पसीने के कतरे उभर आए थे। इस लड़की में क्या था? कौन थी वो? इसका नाम कहीं भी दर्ज नहीं था। इसी वक्त दरवाजा खुला और हॉस्पिटल के मुलाजमीन एक और लाश स्ट्रेचर पर लेकर अंदर दाखिल हो गए। इनके पीछे पुलिस का एक ऑफिसर भी था। मैं इनके लिए मुस्तैदी से उठ खड़ा हुआ। मुलाजमीन लाश को मुल्हका कमरे में पहुंचा कर चले गए। इस लाश के कवायफ भी एक फॉर्म पे दर्ज किए गए थे, वो मैंने संभाल लिया। पुलिस ऑफिसर इस लड़की के बारे में जानना चाहता था। मैंने इससे माजरत करते हुए कहा कि हमारे सीनियर डॉक्टर आज मसरूफ हैं, तो हतमी रिपोर्ट शाम तक मिल सकती है। इस ऑफिसर से मुझे मालूम हुआ कि लड़की गैर मुल्की थी और यहाँ शायद सैर के लिए आई थी।
इसकी लाश पुलिस को ओमान के कदीम कला बहला के पीछे मिली थी। लड़की को वहां फेंका गया था। कब फेंका गया ये मालूम करना था। ये बातें करके वो पुलिस ऑफिसर शाम तक आने का कहकर चला गया। कदीम बाहिला बहला का कला अरवा खबीसा यानी बुरे जिन्नात के लिए मशहूर था। मुझे ये मामला सीधा नहीं लग रहा था। मैं बेचैनी से डॉक्टर तुफैल का इंतजार कर रहा था। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुइयां 12 बजा रही थी। अब मैं दूसरी लाश की तरफ मुतवज्जे हुआ। वो एक बूढ़े शख्स की थी। इसकी तस्वीर और फिंगरप्रिंट्स का काम मुकम्मल करते मुझे मजीद 2 घंटे लगे। इसे केबिन में पहुंचाकर नोट चस्पा किया और दूसरे कमरे में बिछी कुर्सी पर बैठ गया। वहां मौजूद कंप्यूटर पे जब सर्च किया तो वाकई कला पुरस्कार लगा। मैं बिल्कुल महव था जब अचानक ही मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने चौंक के सर उठाया। इसी वक्त रोशनी मुअत्तल हो गई और एक लम्हे में सुर्ख रंग की रोशनी कमरे में फैल गई। मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। मुल्हका कमरे की तरफ नजर दौड़ाई तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। कमरे के वस्त में कोई घुटनों में सर दिए बैठा था। वो एक लड़की थी। मेरा हल्क सूख गया। आवाज गले में फंस गई। वो रोने की आवाज इसी की थी। मेरा दिमाग साई साई कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी गिर कर बेहोश हो जाऊंगा। इसी दम इस लड़की ने सर उठाया। इसकी आंखें बिल्कुल सियाती सफेद पुतलियों के बना। इसने मुंह खोला और एक तेज चीख की आवाज इसके हल्क से निकली। जैसे कोई तेज सीटी हो मेरे कानों के पर्दे फटने लगे। मैं तीवरा कर फर्श पे गिर गया और फिर मुझे कोई होश ना था। जब मेरी आंखें खिली तो मैं मुर्दा खाने में ही एक बिस्तर पे लेटा था और डॉक्टर तुफैल और डॉक्टर अलबाकर मेरे सामने खड़े थे। मैंने घबराकर इस लाश के बारे में बताना चाहा मगर उन्होंने मुझे खामोश करवा दिया। डॉक्टर तुफैल का कहना था कि मुझे ज़हनी दबाव का सामना हुआ है और कुछ नहीं। मैं खामोश हो गया। डॉक्टर अलबाकर के जाने के बाद उन्होंने मुझसे तफसील पूछी जो मैंने पूरी तरह बयान की। उन्होंने फौरन मुल्हका कमरे में जाकर बयान करदा मतलूबा के बंद खोला। फिर बाहर निकाली। लाश इसी तरह थी जैसे मैंने इसको रखा था। तो क्या वो सब मेरा वहम था? मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं बिस्तर से उठ गया और उनके साथ मिलकर लाश पोस्टमार्टम के मेज पे मुंतकिल की। वो मुझे आराम करने का कहते रहे मगर मैं नहीं माना। मैं ये गुत्थी सुलझाना चाहता था। लाश की आंखें बंद थीं। जब डॉक्टर तुफैल ने मुआयना करने के लिए आंखें खोलकर टॉर्च की रोशनी डाली तो मैं दंग रह गया। आंखों का रंग स्याही था। लड़की की मौत जहर से हुई थी। इसके मरने के बावजूद इसके हाथों और पैरों की रगें काट दी गई थी। उस वक्त मुझे वो तावीज़ नुमा कागज याद आया। मैं लपक कर मेज तक गया और उसकी दराज से वो प्लास्टिक का लिफाफा निकाल कर लाया। वो कागज खोल कर इसमें डाला था। कागज पे नजर पड़ते ही डॉक्टर तुफैल चौंक कर 2 कदम पीछे हट गए और मुझसे परेशानी से पूछने लगे कि ये कागज कहाँ से आया। मैंने बताया कि ये लाश के मुंह के अंदर था। वो बोले तुमने इससे हाथ लगाया। मैंने इस बात में सर हिलाया तो वो परेशानी में कुछ बुड़बुड़ाने लगे। फिर सब काम छोड़कर कुर्सी पर बैठ गए और सर थाम लिया। मैं भी परेशान हो गया। उनके सामने जाकर मैंने पूछा ये क्या है। जो तफसीलात उन्होंने बताएं उसे सुनकर मेरा दिमाग भी चकरा गया। उनके मुताबिक ये एक यहूदी एग्ज़विक रस्म था, यानी यहूदियत में किसी पे से जादू उतारना। ये लड़की यहूदी अल नस्ल थी मगर किसी के जुल्म का निशाना बन चुकी थी। इसको बचाने की कोशिशें नाकाम गईं तो कत्ल कर दी गई। अब सारा मामला सामने था। तफ्तीश तो पुलिस ने करनी थी, मगर वो पुरस्कार लड़की मुझे क्यों दिखाई दी? डॉक्टर तुफैल के मुताबिक जब इस कागज को जिस पे नाकाबिल फहम जुबान दर्ज थी इसके मुंह में डाला गया तो एक तरह से इस इफरीत को कैद किया गया था इसके जिस्म में। मगर मैंने ये कागज निकाल लिया था और उसको रिहाई मिल गई थी। तब ही वो मुझे नजर आए। अचानक मेरा सर भारी होने लगा। मामला समझकर मैं नफ्सियाती तौर पर एक अजीब से खौफ में मुब्तला हो गया था, ये जानते ही कि मैंने हाथ लगाया था इस कागज को। डॉक्टर तुफैल ने मुझे एक शख्सियत से मिलने का कहा।
शाम को ही मैं उनके साथ उनके बताए हुए पता पे पहुंचा तो मालूम हुआ वो एक रूहानी बुजुर्ग है। वो एक खुश अखलाक और पुरनूर इंसान थे। डॉक्टर तुफैल भी मेरे हमरा थे। तमाम मामला उनके गोश गुजार किया। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मैं जैसे गहरी नींद में चला गया। मेरे चारों तरफ आवाजें थीं, मगर गहरा अंधेरा छाया था। मैं इन आवाजों को समझ नहीं पा रहा था। मेरा जहन जैसे किसी की मुट्ठी में था। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, हसन, हसन। और मैं इस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। दूर से एक रोशनी दिखाई दे रही थी। मैं उसकी तरफ जैसे भागने लगा। फिर आवाज आई, हसन, कलिमा पढ़ो। मेरे दिल ने तकरार शुरू कर दी। इसी वक्त जैसे मैं कहीं से उठाकर पटक दिया गया। मेरी आंखें खुल गईं। मैं उन रूहानी बुजुर्ग के सामने बैठा था। मेरे जिस्म का रवां रवां दर्द में डूबा था। उन्होंने एक मिट्टी का प्याला मुझे दिया, इसमें पानी था। मेरा हल्क खुश्क था। मैंने एक सांस में उसे खाली कर दिया। सारा बोझ उतर गया और मैं हल्का हो गया। वो तावीज़ नुमा कागज उन्होंने ले लिया जो मैं डॉक्टर तुफैल के कहने पे ले आया था। लाश इसी रात पुलिस की तहवील में दे दी गई थी, और रिपोर्ट भी, जहां से वो अपने वतन वापस चली जाना थी। मैंने डॉक्टर तुफैल के साथ मजीद 3 साल काम किया, फिर वापस अपने वतन आ गया क्योंकि अब्बा जी का इंतकाल हो गया था। इस वाक़ये को बहुत अरसा गुजर गया, मगर आज भी ख्याल आ जाए तो एक खौफ की लहर सी दौड़ जाती है। न जाने वो अंधेरी दुनिया कैसी थी, वो नाकाबिल फहम आवाजें किसकी थी, वो लड़की कौन थी, वो इफरीत इसमें कैसे दाखिल हो गई। ये सब सवालात आज तक जवाब तलब हैं। कैसी लगी कहानी? राय से आगाह फरमाइएगा। वस्सलाम।